नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पानी का थोड़ा सा गर्म हो जाना हमारे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी गांव में बैठे किसान की रातों की नींद उड़ा सकता है? सुनने में यह किसी बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा लगता है। जैसे कि दुनिया के एक कोने में एक तितली ने पंख फड़फड़ाए और किसी दूसरे कोने में तूफान आ गया। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं। मौसम की दुनिया में इस तितली का नाम है अल नीनो। आजकल ये बहुत चर्चा में है, बहुत सारे वीडियोस इस पर हैं, बहुत सारी चीजें इसको लेके कही जा रही हैं, बहुत सारी खबरें भी हैं। मौसम विज्ञानी, पर्यावरण विशेषज्ञ सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम भी आज के इस वीडियो में साइंस की भारी भरकम किताबों से बाहर निकलकर इस रहस्य को समझेंगे कि आखिर यह अल नीनो क्या बला है, यह कैसे पैदा होता है, और सबसे जरूरी बात, हमारे मध्य भारत के किसान और उनकी फसलों पर इसका क्या असर होने वाला है, और साथ ही हम इससे कैसे निपट सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस तरह के जानकारी परक और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बहुत काम के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल नीनो है क्या। स्पेनिश भाषा में अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा या बालिसा। अगर हमको अल नीनो का नाम रखने को मिलता तो हम इसका नाम या तो पवन पुत्र रखते या हनुमान रखते, कुछ ऐसा। सो पेरू देश के मछुआरों ने यह इसे नाम दिया था, और वह नाम इसलिए दिया क्योंकि इसका असर अक्सर दिसंबर यानी क्रिसमस के आसपास दिखाई देता था। लेकिन यह बच्चा जितना नटखट है उतना ही ताकतवर भी है। आम दिनों में क्या होता है पहले वो समझेंगे। सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर में चलने वाली तेज हवाएं, जिन्हें हम व्यापारिक हवाएं भी कहते हैं या ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इसकी वजह से हमारे इस हिस्से में अच्छी बारिश होती है, ये स्थापित सत्य था। लेकिन हर 3 साल से 7 साल में एक बार ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं, और जब हवाएं कमजोर होती हैं तो गर्म पानी वापस अमेरिका यानी पेरू या इक्वेडर के तटों की तरफ लौटने लगता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है समंदर की सतह का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बस इसी को अल नीनो कहते हैं। समंदर का तापमान थोड़ा सा क्या बदला, पूरी दुनिया का मौसम विभाग रेड अलर्ट पर आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि समंदर थोड़ा गर्म हो गया तो क्या हुआ? समंदर इस धरती का थर्मल इंजन है। जब यह इंजन गड़बड़ाता है तो वैश्विक मौसम यानी ग्लोबल वेदर का पूरा सिस्टम हिल जाता है। जहां पेरू जैसे सूखे इलाकों में बाढ़ आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हमारे भारत में सूखे जैसे हालात बनने लगते हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। समंदर के अंदर जो मरीन लाइफ है यानी मछलियां, कोरल रीफ, उन्हें भारी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि गर्म पानी में उनके जीने के लिए जरूरी पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यह कुदरत का वो संतुलन है जो एक बार बिगड़ा तो इसके चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे मध्य भारत के किसानों पर इसका प्रभाव। अपनी कहानी के सबसे भावुक और सबसे जरूरी हिस्से पर। समंदर के गर्म होने का असर हमारे मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के किसानों से क्या कनेक्शन है? मध्य भारत की खेती को हम मानसून का जुआ कहते हैं। यहाँ की ज्यादातर खेती, चाहे वो सोयाबीन हो, धान हो, मक्का हो, कपास हो, पूरी तरह से जून से सितंबर के मानसून पर निर्भर करती है। दूसरे मध्य भारत का अधिकतर इलाके में परंपरागत खेती भी होती है।
जब अल नीनो एक्टिव होता है तो यह भारतीय मानसून की हवाओं को कमजोर कर देता है। इसका सीधा असर हमारे किसानों पर 3 तरीकों से पड़ता है। सबसे पहला, मानसून में देरी और कम बारिश। जून के महीने में जब खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब मानसून रूठ जाता है। बारिश कम होने से जमीन में नमी कम हो जाती है। दूसरा है लंबा सूखा पैच, यानी कई बार बारिश शुरू तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में 20-25 दिनों तक पानी नहीं गिरता है। सोयाबीन जैसी फसलें, जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, इस सूखे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फूल आने के समय से ही सूखने लग जाती है। तीसरा तरीका है भूजल स्तर का गिरना। जब बारिश कम होगी तो कुएं और ट्यूबवेल भी दगा दे जाते हैं। इसका असर सिर्फ खरीफ पर नहीं, बल्कि रबी की फसल यानी गेहूं, चना आदि पर भी पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में सिंचाई के लिए पानी ही नहीं बचता। मैं जानता हूं, एक किसान के लिए अपने हाथों से सींची गई फसल को पानी की कमी से मरते देखना कितना दर्दनाक होता है। लागत बढ़ जाती है, मुनाफा घट जाता है। तो इसके प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, कहानी का अंत मायूसी पर नहीं होना चाहिए। अल नीनो एक चुनौती जरूर है, लेकिन अगर हम समझदारी और सही रणनीति से काम लेंगे तो इसके असर को बहुत हद तक कम भी किया जा सकता है। हमारे किसान क्या कर सकते हैं? अब इस पर बात करते हैं। वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ कुछ बहुत ही व्यावहारिक रास्ते सुझाते हैं इसके लिए। सबसे पहला, कम पानी वाली फसलों का चुनाव किया जा सकता है। अगर अल नीनो का साल है तो हम ऐसी फसलें चुनें जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। जैसे धान की जगह मोटे अनाज चुन सकते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा। ये फसलें कम पानी और तेज धूप में भी टिक जाती हैं। दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में। ऐसे बीजों का इस्तेमाल करें जो कम समय में, उदाहरण के तौर पे 80 से 90 दिनों के भीतर पककर तैयार हो जाए, ताकि अगर मानसून जल्दी खत्म भी हो तो भी फसल बच जाए। वाटर हार्वेस्टिंग और खेत का पानी खेत में जब भी थोड़ी बहुत बारिश हो, उस पानी को रोकें। खेत के चारों तरफ मेड़बंदी करें, छोटे तालाब, फार्म पॉन्ड वगैरह बनाएं। यह रुका हुआ पानी सूखे के दिनों में संजीवनी का काम करेगा। इसी तरह से ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक तरीके से बाढ़ की तरह पानी देने के बजाय ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें या स्प्रिंकलर का उपयोग करें। इससे 50% से ज्यादा तक पानी की बचत की जा सकती है। मल्चिंग की जा सकती है। खेतों में फसलों के अवशेषों की एक परत बिछा दें, जिससे जमीन के भीतर जो नमी है वो धूप में उड़े नहीं और लंबे समय तक बनी रह सकती है। छोटे किसानों के लिए यह बहुत काम की तकनीक है। तो दोस्तों, अल नीनो बेशक प्रशांत महासागर से उठा एक चक्रवात या बदलाव है, लेकिन हमारी सजगता इसे एक आपदा बनने से रोक सकती है। मौसम की भविष्यवाणी पर नजर रखें, कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में रहें, पारंपरिक सूझबूझ के साथ नई तकनीक को अपनाएं। कुदरत बदल रही है तो हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी सही और काम की लगे तो अपने किसान दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और ऐसी ही कहानी के साथ जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हो। तब तक के लिए अपना और अपनी फसलों का ध्यान रखिए। नमस्कार।